गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम कर रहे हैं क्लास 11th का जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर चुके थे कि सहज संयोजक बंध क्या होते हैं और सहज संयोजक बंध किस पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात, अपने जो लास्ट क्लास में किया था ऑक्टेट यानी अष्टक के अपवाद किए थे, जिसके कारण क्या होता है, अष्टक का नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसके फेल होने के क्या कारण थे। ठीक है, कारण था अपने पास अष्टक का प्रसार और क्या था, अपूर्ण अष्टक। ये दो मेन कारण थे। इनके आधार पर क्या हुआ, अष्टक का नियम फेल हो गया। ठीक है, अब ये अपने पास कौन सा बंध था, सहज संयोजक बंध था। अब बात करते हैं आयनिक बंध की। किस बंध की बात करते हैं, आयनिक बंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयनिक बंध पढ़ेंगे, फिर आयनिक बंध निर्माण के लिए जो परिस्थितियां होती है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, जितना सिंपल अपने लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसमें लिखेंगे आयनिक बंध में आयनों के मध्य बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन है, फिर इसको अपने पूरा पढ़ेंगे। आयनिक बंध कहते हैं भाई। आयन अपने पास कितने टाइप के बच्चों, आयन अपने पास है दो टाइप के। एक तो अपने पास क्या है, धनायन, और एक अपने पास क्या है बच्चों, ऋणायन। धनायन पर चार्ज क्या होता है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऋणायन पर चार्ज क्या होता है अपने पास, नेगेटिव चार्ज होता है। धनायन और ऋणायन को बनाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर। तो अपने पास क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा। अब बात करते हैं एक सिंपल से स्टेप से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक धनायन बना लेते हैं सोडियम। सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11। 1s2 2s2 2p6 3s1। जैसे ही मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, Na+ बन जाता है। क्या बन गया, ये धनायन है अपने पास। क्या है बच्चों, धनायन है। क्लियर बात है, धनायन है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकल जाए तो निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। यानी इसकी जो आयनन ऊर्जा होगी वो क्या होगी बच्चों, कम होगी। आयनन ऊर्जा कम। क्लियर। तो पहली बात, धनायन बनाना आसानी से, तो आयनन ऊर्जा कम, थोड़ी सी ऊर्जा जी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। और उसी टाइप से क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बाहर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें, एक इलेक्ट्रॉन इसका ग्रहण कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर क्या लग गया, माइनस का आवेश। क्लियर। इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करेगा तो इसकी क्या होगी, कौन सी ऊर्जा निकलेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी अपने पास, कम। तो अब अपने को देखना है कि ये बंध किसके बीच में बनता है। तो आयनिक बंध कम आयनन ऊर्जा और कम, यहां लिख देते हैं नीचे, आयनिक बंध, या और परिभाषा ही लिख देते हैं। ठीक है, कम आयनन ऊर्जा तथा कम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्वों के मध्य बनने वाला बंध
ठीक है, बात याद, कम आयनन ऊर्जा और कम इलेक्ट्रॉन बंधता क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। एक बना अपने पास Na+ और एक क्या बना गया अपने पास? Cl-। ये अपने पास धनायन है और ये अपने पास ऋणायन है। प्लस का एक माइनस का एक जुड़ जाएगा, क्या बन गया? NaCl। क्लियर? तो ये कौन सा आयन देगा? Na+Cl-। और ये कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों? एक आयनिक यौगिक है। क्लोराइड क्या है अपने पास? आयनिक यौगिक है, यौगिक। तो आयनिक यौगिक के और उदाहरण भी अपने लिख लेते हैं। एग्जाम्पल अपने पास है KCl, AgCl। ठीक है, ये सारे अपने पास आयनिक यौगिक है। ठीक है, NaBr, सारे आयनिक यौगिक है। क्लियर? सिंपल। तो ये था अपने पास आयनिक यौगिक की परिभाषा, और आसान तरीके दो परिभाषाएं जो आपको अच्छी लगे आप कर सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं जो अपने पॉइंट है समझने के लिए। आयनिक बंध बनने के लिए कुछ कंडीशन होती है, यानी कुछ परिस्थितियां होती है जहां पर अपने को क्या करना होता है कि आयनिक बंध बनाना होता है। क्लियर? तो वो परिस्थितियां क्या है, मैं लिख देता हूं हेडिंग। आयनिक बंध बनाने के लिए परिस्थितियां, आयनिक बंध बनाने के लिए परिस्थितियां। जो पहली कंडीशन होती है, पहली कंडीशन क्या होती है? आयन अपने पास होने चाहिए। क्लियर? तो उसमें लिख देते हैं आयनिक बंध के लिए धनायन व ऋणायन होने चाहिए। धनायन कब बनेगा? जब आपके पास क्या हो? कम आयनन ऊर्जा हो, ऊर्जा दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धनायन बन जाएगा। क्लियर? और ऋणायन अपने पास कम इलेक्ट्रॉन बंधुता, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्लियर? दूसरा जो पॉइंट है कि अब कैसे बनता है कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई ऊर्जा देगा, तो जो दो तत्व बनेंगे उनकी आयनन ऊर्जा, ठीक है, लिख देते हैं सेकंड पॉइंट कि आयनिक बंध में काम आने वाले, आयनिक बंध में काम आने वाले तत्वों की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होना चाहिए। अगर दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर बहुत ही कम है तो ऐसे बंध को क्या हो जाते हैं बच्चों? सहसंयोजक हो जाते हैं, आपको बताया था। अब क्या होता है अगर विद्युत ऋणता में अंतर क्या है? बहुत ज्यादा है, जैसे NaCl है, सोडियम की विद्युत ऋणता क्या है? कम, क्लोरीन की ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो आसानी से क्या बन जाएगा? Na+Cl- बन जाएगा। बन गया ना अपने पास आयनिक यौगिक। इसलिए क्या होता है कि विद्युत ऋणता में, आयनिक यौगिकों की विद्युत ऋणता में अंतर क्या होना चाहिए अपने पास? बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आसानी से क्या है कि आयन बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट कि बंध बनाने वाले, बंध बनाने वाले धनायन का आयनन विभव
कम होना चाहिए, यानी आयनन ऊर्जा, ठीक है, कम होना चाहिए। भाई आयनन विभव कम होगा तो बंध बनाने में ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी, जैसे बोलते हैं बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी बंध उतनी आसानी से बनेगा, जिससे बंधन ऊर्जा का मान बढ़ जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा बंधन ऊर्जा होगी, क्या, जितनी ज़्यादा आपके पास बंधन ऊर्जा होगी, आयनिक यौगिक क्या होता है उतनी ही आसानी से बनता है, ठीक है। और अगर अपने पास बंधन ऊर्जा ज़्यादा होती है तो स्थायित्व भी ज़्यादा होता है। एक लाइन और लिख देते हैं, इससे आयनिक यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है। जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा होती है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, आयनिक यौगिक का स्थायित्व होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, वो है अपने पास जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा इस आपकी बुक में अलग से पॉइंट दे रखा है, क्लियर। जैसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा क्या होती है, जो अपने पास आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, वो एक विशेष आकृति में रहते हैं, यानी वर्गाकार हो गए, घनिया हो गए, ठीक है, एक फिक्स आकृति होती है आयनिक यौगिकों की, जालनुमा संरचना में रहते हैं। अब जालक ऊर्जा क्या होता है, जब अपने 1 मोल आयनिक यौगिक को बनाएंगे और बनाने में जितनी ऊर्जा निकलती है वो अपने पास क्या होती है, जालक ऊर्जा। जितनी ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी उतना ही ज़्यादा यौगिक क्या होगा, स्थायी होगा, यानी बहुत ही आसानी से बनेगा, क्लियर। तो इसकी सिंपल परिभाषा लिख देता हूं मैं, ठीक है। आयनिक यौगिक सिंपल, थोड़ा बुक वाली लैंग्वेज लिख देते हैं। 1 मोल आयनिक यौगिक के निर्माण में निकलने वाली ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा कहलाती है, क्लियर। नेक्स्ट लाइन, जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा आयनिक यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। आयनिक यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा, क्लियर। अब बात करते हैं NaCl की। NaCl की जालक ऊर्जा का मान 788 किलो जूल है। कितना है बच्चों, 788 किलो जूल है। इसका मतलब बहुत सफिशिएंट है। और इस कारण से क्या होता है कि NaCl का क्रिस्टल क्या होता है, बहुत स्थायी होता है, क्लियर। एग्जाम्पल, NaCl के निर्माण में 788 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकलती है, जबकि LiCl में निकलती है 600। ज़्यादा किस में निकल रही है, NaCl में। तो जितनी ज़्यादा जालक ऊर्जा होगी यौगिक उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। इसलिए NaCl स्थायी आयनिक यौगिक है। क्या है, स्थायी आयनिक यौगिक है।
आयनिक यौगिक है। भाई सिंपल सी बात है, आपको ये जो 788 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकल रही है, NaCl का अपने पास कितना मोल है? 1 मोल। 1 मोल के निर्माण में ये ऊर्जा निकल रही है, और ये ऊर्जा अपने पास जितनी ज़्यादा होगी NaCl क्या होता है उतना ही स्थायी होता है। क्लियर? अब आयनिक यौगिकों की प्रकृति की बात करते हैं। ये तो गुण थे, ठीक है, छोटे मोटे जो अपने पढ़े थे। आयनिक बंध बनाने के लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, ठीक है। अब आयनिक यौगिकों की प्रकृति। आयनिक यौगिकों की प्रकृति क्या होती है बच्चों? पहला पॉइंट तो ये, आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय होते हैं। यौगिक क्रिस्टलीय होते हैं, वह भंगुर होते हैं, ब्रिटल बोलते हैं जिसे। जैसे अपने मिट्टी का एक लड्डू बना लो, फिर क्या होता है, साइड से निकलते रहते हैं छोटे छोटे दाने से, ठीक है, भंगुर होते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, आयनिक यौगिक क्या करते हैं? एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। निश्चित ज्यामिति में क्या रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। क्लियर? और जालनुमा संरचना बनाते हैं। क्लियर? एकदम सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है भाई। आयनिक यौगिकों की क्या होती है? फिक्स शेप होती है। जैसे NaCl किसमें पाया जाता है? ठीक है, एक घनीय आकृति में पाया जाता है। क्लियर? जैसे आपके NaCl के बारे में और पढ़ेंगे, जैसे 12th क्लास में जाएंगे तो आयनिक यौगिकों की संरचनाएं आप पढ़ोगे। ये क्या ठोस अवस्था में आता है, HCP, CCP, BCC, ये आयनिक यौगिकों की क्या होती है? संरचनाएं होती है, जिसमें क्या होता है, कोई भी ठोस व्यवस्थित होता है। इसमें तो अपने इतना ही पढ़ेंगे कि भी एक फिक्स प्रकार की संरचना में पाया जाता है। जो NaCl की संरचना होती है उसे बोलते हैं रॉक सॉल्ट संरचना। रॉक सॉल्ट संरचना। NaCl क्या होता है? पहाड़ों से, जो पहाड़ों पर होता है उससे स्क्रैप करके NaCl को निकाला जाता है, इसलिए उनकी संरचना क्या होती है? रॉक सॉल्ट टाइप की संरचना बोला जाता है। ठीक है, नमक NaCl की संरचना। क्लियर? अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसमें क्या होता है कि इनके बात करते हैं कि ये बंध होता है ना, बहुत प्रबल होता है। कहते हैं आयनिक बंध होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो बंध को तोड़ने के लिए क्या ऊर्जा अपने को क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट, आयनिक बंध प्रबल बंध होता है, इसलिए आयनिक यौगिकों के, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। किनके? आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अपने पास उच्च होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं चालकता की। चौथा पॉइंट, चालकता की बात करते हैं। चालकता क्या होती है भाई? आयनिक यौगिकों में क्या होता है कि जैसे बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं
ठोस अवस्था में इसमें करंट लगाऊंगा तो ये करंट का फ्लो नहीं करेंगे, यानी विद्युत के कुचालक होंगे ठोस अवस्था में। बट आयनिक यौगिक क्या करते हैं कि जल में घोलने पर आसानी से घुल जाते हैं। जैसे नमक अगर पानी में घोला तो पानी में जल्दी से घुल जाते हैं। पानी क्या एक ध्रुवीय विलायक है, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ कि अब घुल गए तो घुलने पर क्या आयन हो जाते हैं, मुक्त आयन होंगे। तो फिर मैं इसमें करंट लगाऊंगा तो करंट का फ्लो करेंगे। क्लियर। तो चालकता में लिख देंगे कि आयनिक यौगिक, एक उदाहरण भी लिख देता हूं, आयनिक यौगिक जैसे NaCl, KCl, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, परंतु गलित हो जाए या द्रव अवस्था में, ठीक है, अवस्था में इनके आयन मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जिसके कारण ये विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, क्लियर। हाँ, जैसे अपने पास है ये कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर क्या पानी भरा हुआ है, क्या बच्चों पानी भरा हुआ है इसके अंदर। मैंने ऊपर से क्या डाल दिया इसके अंदर, मैंने इसके अंदर डाल दिया NaCl। क्या डाल दिया? NaCl, नमक। ठोस है, जैसे पानी में डालूंगा क्या बन जाएगा? Na+ और Cl-। आयन मुक्त होंगे। आयन मुक्त हो जाएंगे तो ये क्या है? चालकता प्रदर्शित करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। और जबकि ये चालकता नहीं प्रदर्शित करते, चालकता नहीं प्रदर्शित करते। क्लियर। काफी इजी है, माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। चालकता प्रदर्शित करते हैं विलयन में। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो पॉइंट है अपने पास कि आयनिक यौगिक कोई भी समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। समावयवता जो अपने पढ़ेंगे 12th क्लास में एक चैप्टर है, 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है बहुत ही बढ़िया, क्लियर, उसमें अलग से पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है कि आयनिक यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, और उसे अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट में मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा समावयवता उसमें पूरी आएगी, ठीक है। आयनिक यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। आसान है। अब कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अपने को सिंपल सी बात बता देता हूं कि आयनिक बंध किन किन के बीच में बनता है? धातु और अधातु के बीच में बनता है। तो धातु भी ज़्यादातर कौन सी होती है? एस ब्लॉक वाली बनती है। एक ट्रिक है जिससे कि आपको आसानी से याद रह जाएंगे। कौन से अपने पास ग्रुप फर्स्ट और सेकंड वाले, फर्स्ट और सेकंड वाले ग्रुप कौन से अपने पास? सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ठीक है, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। और अधातु ज़्यादातर कौन थे? हेलोजन, वर्ग 17 वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे। एग्जाम्पल दे देते हैं मैं आपको, जैसे AgCl, NaCl, NaBr, NaI, ठीक है, कोई भी दे दे, जैसे MgCl2। तो ये अपने पास सारे क्या यौगिक है, इनसे मिला के CaCl2, ये सारे क्या अपने पास आयनिक यौगिक है ज़्यादातर में।
अभी बेसिक लेवल पर यही है, इनमें भी कुछ अपवाद आते हैं, पर अपवाद होता है केमिस्ट्री में तो उसका क्या होता है, एक कारण होता है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपने पढ़ते हैं, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। तो आपसे पूछ लूँ मैं कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, आपको मैं एक दे रहा हूं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, नहीं है। ए ऑप्शन आपके पास NaCl, बी ऑप्शन आपके पास KCl, सी ऑप्शन है आपके पास MgCl2 और डी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, XeF2। तो आपको कहोगे सर ये तो आपने बताया अभी, ये तो होंगे ही नहीं, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, डी, जिनोन डाइफ्लोराइड। सिंपल है। अब जो नेक्स्ट अपने पास बंध आता है उसे बोलते हैं धात्विक बंध। क्या बोला जाता है, धात्विक बंध बोला जाता है, ठीक है। पहले अपने सारे बॉन्ड पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में जो गुण बचते हैं, बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है, वो पढ़ेंगे, फिर फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, जो बीच बीच में एक आधे टॉपिक छोड़ दिए ना, वो इन सभी बंधों की इंट्रोडक्शन के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। धात्विक बंध क्या होता है, धातुओं में जो बंध पाया जाता है वो धात्विक बंध कहलाता है। धातुओं में पाया जाने वाला बंध, क्या कहलाता है, धात्विक बंध। ये परिभाषा नहीं याद रखना, ये एक बेसिक बात है। अब धात्विक बंध होता क्या बता सकता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम धातु है ना, सबसे मुलायम धातु, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ये अपने पास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये बाहर की तरफ। तो इसमें दो टाइप के होंगे, एक तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चे ने, कोर इलेक्ट्रॉन। और अंदर वाले होते हैं उसे बोलते हैं कर्नेल इलेक्ट्रॉन, कर्नेल इलेक्ट्रॉन। तो धातुओं में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s1 है, ठीक है। हाँ, एक तो कोर के इलेक्ट्रॉन, कर्नेल के इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Na 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो किस में जाएगा, Na+ में, 1 इलेक्ट्रॉन गया बाहर। तो बाहर जाते ही क्या होगा, जो ये वाली लेयर है बाहर वाली, वो तो हो जाएगी अपने पास खत्म। क्लियर, समझ गए बात। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला है, ठीक है, और अंदर वाले के अंदर क्या होता है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज बन गया Na+, ये अंदर वाला है, इसमें और इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में क्या आकर्षण होता है, और इस आकर्षण को क्या बोलते हैं अपने, धात्विक बंध। तो लिख देते हैं, धातु के कर्नेल इलेक्ट्रॉन तथा कोर इलेक्ट्रॉन के मध्य पाए जाने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल धात्विक बंध कहलाता है। कहलाता है। क्लियर। अब देखते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल मैंने किसे कहा था, ये मैंने अंडरलाइन किया है। स्थिर वैद्युत ये होता है, कोई भी धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, आपको पता है, क्योंकि हमेशा क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर M+ आयन बनाती है। और धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर रहते हैं, तो नहीं बाहर निकल गए। क्लियर बात। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है कि
ये अपने पास सोडियम है, ये सोडियम बना लेता हूं आयन सोडियम के, ये सोडियम का आयन है, इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है इधर, और इलेक्ट्रॉन किससे आकर्षित हो रहा है? सोडियम से आकर्षित हो रहा है चारों तरफ से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, इसीलिए इसे बोलते हैं स्थिर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? वैद्युत भी बोला जाता है। और स्थिर वैद्युत, सभी में आकर्षण लग रहा है तो इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये आकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है। संख्या अगर बढ़ेगी तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? इसलिए जिन धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो धातु उतनी क्या होती है? प्रबल होती है। सोडियम में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, इसलिए क्या है? मुलायम धातु होती है। इतनी मुलायम है कि चाकू से भी इसे काट लेते हैं। समझे बात? ठीक है, अब पॉइंट गुण। पहला गुण है धातु चालक होती है। चालक होती है क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगी धात्विक चमक उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर धात्विक चमक व कठोरता बढ़ती है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, तो 3 बंध पढ़ लिया अपने पास, सहसंयोजक बंध पढ़ लिया, आयनिक बंध पढ़ लिया, सॉरी 2 बंध पढ़े। ठीक है, सहसंयोजक बंध पढ़ लिया, आयनिक बंध पढ़ लिया और धात्विक 3 हो गए। ठीक है, और चौथा है अपने पास उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, ये 4 बंध अपने मेनली पढ़ते हैं। उप सह संयोजक बंध। ठीक है, परिभाषा करने से पहले अपने सहसंयोजक बंध की बात कर लेते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंध में क्या है? जो बंध बनता है आपसी साझेदारी से बनता है, अष्टक का नियम का पालन होता है। ठीक है, इसमें भी साझेदारी होगी पर अलग तरीके से साझेदारी होगी, और इसमें भी अष्टक का नियम का पालन होगा। क्लियर? पहले समझ लेते हैं होता क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं पहले ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन अपने पास इधर पड़ा है। ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर पड़ा है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता है। ये अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी तो कौन सा बंध बन गया? ये जो बंध है ये कौन सा बंध है बच्चों? यह है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। क्लियर? भाई ये मैंने आपको बताया था पहले लास्ट प्रीवियस क्लास में कि आपसी साझेदारी से जो बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध बोलते हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं इसके कितने? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास पूरे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का बराबर हक होता है। क्लियर? तो आपसी साझेदारी से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। अब आपको पता होगा O3 भी बनता है। O3 क्या होता है? ओजोन। तो मैं यहां लिख देता हूं ओजोन। ओजोन। ठीक है बच्चों, अब ओजोन की बात करते हैं। ओजोन बनाते हैं, एक ऑक्सीजन और जोड़ेंगे। अब मैंने क्या किया? सेम वो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर रख दिए। देखना, अब ध्यान से समझना है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको बाहर रख दिए। अब इसने क्या की? साझेदारी। अब देखो इसके कितने? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसके तो 8 हो गए।
पर इसके कितने होंगे? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें अष्टक के नियम का पालन नहीं हो रहा, यानी ये बंध नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में एक दूसरे टाइप का बंध बनता है जिसे बोलते हैं अपने उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध। तो इसे काटते हैं वो अपने समझते हैं। क्लियर? तो देख लेते हैं। हाँ, अब देखो इसके अपने बार कितने? 6 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे। ऑक्सीजन के बार 6 इलेक्ट्रॉन। अब अपने पास क्या है कि ये इस प्रकार के बंध को क्या एक तीर की सहायता दर्शाते हैं। मान लो क्या होता है कि आपके पास क्या है? पैसा है खूब सारा लगाने को, और मेरे पास क्या है? पैसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ दिमाग है। क्या है? दिमाग है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? आपसे पैसे लूंगा और मेरा दिमाग लगाऊंगा, और जो पैसा होगा दोनों का बराबर का हक होगा। क्लियर? तो इस प्रकार के बंध में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन क्या अपने इलेक्ट्रॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन रख देता है बीच में कि जब तेरे को जरूरत हो तो तू यूज करना, जब मेरे को जरूरत होगी तो मैं यूज करूंगा। ठीक है? तो इस प्रकार का जो बंध है उसे तीर से दिखाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, ठीक है, वो उसकी तरफ से तीर जाता हुआ दिखाई देता है। जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे क्या बोलते हैं? दाता परमाणु। क्या बोला जाता है बच्चों? दाता परमाणु। दाता परमाणु। अब दान देने के लिए क्या होना चाहिए? पैसे होने चाहिए, तभी दान करेगा। गरीब थोड़ी दान कर सकता है। तो दाता परमाणु के पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म होता है जोड़े, इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में होते हैं। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं? ग्राही परमाणु। अब ग्राही परमाणु के लिए क्या होना चाहिए? यानी कोई गरीब होगा तभी तो दान लेगा, तो इसके पास क्या होने? खाली कक्षक होने चाहिए। खाली कक्षक। भाई इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो दान करेगा तो रखेगा कहां पर? वो जेब में थोड़ी रखेगा। वो क्या करेगा? अपने खाली कक्षक होंगे उसके अंदर जाके इलेक्ट्रॉन रख लेगा। क्लियर? तो इस प्रकार के बंध में क्या होता है? परिभाषा बताता हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल। ठीक है? परिभाषा क्या हो जाएगी? तो इस प्रकार के बंध में बंध युग्म। बंध युग्म यानी बंध बनता है ना, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2, यानी युग्म हो गया 1 2। ठीक है? के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से आते हैं, एक ही परमाणु से आते हैं, ठीक है? या फिर सिंपल परिभाषा, वह बंध जिसमें बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से आए क्या कहलाते हैं? उपसहसंयोजक बंध कहलाते हैं। इसे किससे दिखाया जाता है? एक तीर से दिखाया जाता है। इसे एक तीर की सहायता से दिखाया जाता है, सहायता से दर्शाया जाता है। इसमें दान देने वाले और ग्रहण करने वाले होते हैं, इसलिए इसे दाता ग्राही बंध भी कहते हैं। इसे दाता ग्राही बंध भी कहा जाता है, दाता ग्राही बंध। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। क्या बोला जाता है बच्चों? डेटिव बंध। जाता है। आसान है? तो ये अपने पास उपसहसंयोजक बंध होता है जिसे तीर के माध्यम से दिखाते हैं। जहां पर ये होता है ये ग्रहण कर रहा है, और जहां से तीर आता है मतलब वो दान कर रहा है। सिंपल है। तो ये अपने पास जितने भी बंध थे, 4 टाइप के बंध थे। अब पढ़ेंगे सभी के छोटे छोटे पॉइंट, बॉन्ड पैरामीटर, बंध लंबाई, ठीक है, बंध ऊर्जा, ये सब चीज़ें अपने को पढ़नी है। तो कल अपने स्टार्ट करेंगे फॉर्मल चार्ट से। ठीक है बच्चों? तब तक के लिए क्या है, आज जो किया अपने उसे बढ़िया से रिवाइज करेंगे और इस चैप्टर को आसानी से रीड करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। और लगातार जुड़े रहिए अपने ऑनलाइन क्लासेस से। और कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।